हेलो दोस्तों, आप सभी का विज़न इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंदर कुछ बेसिक टर्म की बात करेंगे कि कार्बनिक रसायन होता क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है और कार्बनिक को हम समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन। कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक रसायन। क्लासिफिकेशन से पहले हमें समझना ये जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो अगर हम बात करें कि कार्बनिक यौगिक की, तो हमारे पास कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी तत्वों से मिलकर एक कार्बनिक यौगिक तैयार होता है। कार्बनिक यौगिक के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है, क्योंकि कार्बनिक का मतलब होता है, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन उपस्थित हो, उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। इसके अंदर क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो ये दो प्रकार से होता है क्लासिफिकेशन। एक को हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड। एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड भी दो प्रकार से हुआ करते हैं। एक को हम बोलते हैं खुली श्रृंखला संरचना, खुली श्रृंखला संरचना वाले यौगिक, ओपन चेन। एक को हम बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज्ड चेन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन। ये हमारे पास क्लोज्ड चेन वाले भी दो प्रकार से होते हैं। एक को हम बोलते हैं समचक्रीय, होमोसाइक्लिक, और एक को हम बोलते हैं विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक। इसी प्रकार से एरोमेटिक को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम बोलते हैं समचक्रीय, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, सम एरोमेटिक, समचक्रीय एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, और एक को हम बोलते हैं विषम चक्रीय एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो हमारे पास ये कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण है। इन कार्बनिक रसायन को एक एक करके समझते हैं अब। तो सबसे पहले एलिफैटिक की बात करते हैं। एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक हमने बताया भी आपको कि दो प्रकार से होते हैं, एक हमारे पास बंद श्रृंखला वाले हुआ करते हैं और एक हमारे पास खुली श्रृंखला वाले हुआ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुली श्रृंखला वाले की। खुली श्रृंखला संरचना,
ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास संरचना क्या हुआ करती है, ओपन हुआ करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास कैसी है, खुली श्रृंखला है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक बोलेंगे। और आप ले सकते हैं हमारे पास जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये सब क्या है हमारे पास, खुली श्रृंखला संरचना वाले कंपाउंड्स है। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं बंद श्रृंखला संरचना वाले यौगिक, बंद श्रृंखला संरचना वाले यौगिक, बंद श्रृंखला संरचना में हम क्या पढ़ा करते हैं, जिनकी संरचना क्या होती है, बंद होती है। जैसे हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक बंद क्लोज है। जैसे हमारे पास ये एक बंद कार्बन है। जैसे हमारे पास इस प्रकार के कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, बंद श्रृंखला संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। ये भी हमारे पास एलिफेटिक कहलाते हैं। ये भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कहलाते हैं। इस तरह कंपाउंड्स हो सकता है, इस तरह कंपाउंड्स हो सकता है, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कहलाते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास बंद श्रृंखला में भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। एक को हम बोलते हैं समचक्रीय और एक को हम बोलते हैं विषम चक्रीय। तो हम इसके अंदर ही बात करते हैं समचक्रीय की और विषम चक्रीय की। तो अगर मैं यहीं पर ही बात करूं, समचक्रीय यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें एक चक्रीय संरचना बनती हो और वो चक्रीय संरचना कार्बन टू कार्बन हो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये कार्बन हो, ये कार्बन हो, ये कार्बन हुआ, एक साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनी वो कार्बन टू कार्बन है। अगर कार्बन टू कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी तो वो कैसी होगी, हमारे पास एलिफेटिक होगी, एलिफेटिक होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी क्या है, एक चक्रीय संरचना है, लेकिन कैसी है, समचक्रीय संरचना, क्योंकि कार्बन टू कार्बन चेन है। इसी प्रकार से एक और अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर इस प्रकार की भी संरचना हो सकती है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। यहाँ डबल बॉन्डेड भी हो सकता है, तो ये डबल बॉन्डेड भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, समचक्रीय एलिफेटिक कंपाउंड्स है। अगर मैं इसी की बात करूँ एक विषम चक्रीय एलिफेटिक कंपाउंड्स की, तो विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, अगर विषम चक्रीय की बात करूं तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के अलावा, एक ऐसा चक्रीय कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई अन्य एलिमेंट्स उपस्थित हो। अन्य के अंदर मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है। चूंकि उनकी वैलेंसी एक एक होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी एक होती है, संयोजकता एक होती है, इसलिए हमारे पास विषम चक्रीय कंपाउंड्स नहीं बनाते। विषम चक्रीय कंपाउंड्स कौन बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है और सल्फर बना सकता है, यानी कार्बन के अलावा इनमें से कोई अदर एलिमेंट्स उपस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, जैसे हमारे पास कौन आ गया, नाइट्रोजन, ये एक विषम चक्रीय कंपाउंड्स हो गए। जैसे ऑक्सीजन आ गया, ये क्या हो गया, एक विषम चक्रीय कंपाउंड्स हो गए। तो ये विषम चक्रीय कंपाउंड्स है और ये हमारे पास क्या है, समचक्रीय कंपाउंड्स है। कार्बन के अलावा ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन, बट बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन। चक्रीय तो है, साइक्लिक है, लेकिन एक रेंज में नहीं है। जैसे हमारे पास कार्बन टू कार्बन एक चेन बन रही थी, तो एक जैसे थे, समान थे, समचक्रीय थे। यहाँ पर कार्बन के अलावा बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो ये कैसे कंपाउंड्स होंगे, विषम चक्रीय कंपाउंड्स होंगे, और इन्हीं को हम एलिफेटिक भी बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आगे चलते हम बात करते हैं इसके अंदर एरोमेटिक की, जो कि इम्पोर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के, एरोमेटिक्स कौन होंगे। डीपली डिस्कस तो हम वही करेंगे जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको बस क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है। जैसे बात करें एरोमेटिक की, एरोमेटिक कंपाउंड, तो अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूँ तो ये भी दो प्रकार से थे। एक को हम बोल लेते हैं समचक्रीय एरोमेटिक, समचक्रीय एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरे को अगर हम बात करें तो हम बोल लेते हैं
विषम चक्रीय एरोमेटिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक, एरोमेटिक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए उसे हकल्स रूल का फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होते हैं? अगर मैं हकल्स रूल की बात करूं तो हकल्स रूल कहता है कि वही कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। हकल्स कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए संरचना चक्रीय होनी चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है ओपन चेन वाले एरोमेटिक नहीं होते, चाहे उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो या नहीं पाए जाते हो, साइक्लिक होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं समचक्रीय एरोमेटिक की। समचक्रीय में हमारे पास अभी हमने देखा समचक्रीय कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन टू कार्बन चेन हो, जैसे बेंजीन, जैसे हमारे पास बेंजीन। बेंजीन एक कैसा कंपाउंड है? समचक्रीय कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कैसा कंपाउंड हुआ? समचक्रीय कंपाउंड से, राइट। विषम चक्रीय क्या होगा? मैंने कहा कार्बन के अलावा कोई भी अंदर एलिमेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन 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 और बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन, इसे हम क्या बोलते हैं? डबल डबल। फ्यूरान, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूरान। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। वहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं था, वहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं था, ओनली सिंगल बॉन्ड थे। यहाँ हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड। विषम है, वो एलिफेटिक है, और ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, चक्रीय है। ये एरोमेटिक की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये S, यहाँ भी डबल बॉन्डेड होना चाहिए। थायोफीन बोलते हैं इसको, थायोफीन, इसे हम क्या बोलते हैं? थायोफीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लेकिन विषम चक्रीय है, हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि कार्बन के अलावा चेन बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इसी प्रकार से नाइट्रोजन आ सकता है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो सकता है डबल डबल। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक है हमारे पास। ये सारे कैसे हैं? विषम चक्र यौगिक। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन करा कार्बनिक यौगिकों का, कि कार्बनिक यौगिकों को किन के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं नामकरण के बारे में, कि इनका हम नामकरण कैसे करेंगे। इनका नामकरण इम्पोर्टेंट है, अधिकतर लोग रटते हैं इनको, नामकरण को। चलिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए हमें एक टेबल पता होनी चाहिए, उस टेबल को बना लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट टेबल है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्रम संख्या की। इसके अंदर हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। फिर हम बात करते हैं इसमें रूट वर्ड एल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड एल्क। इसके बाद हम बात करते हैं एल्केन। एल्क के साथ हमने एन जोड़ रखा है। एन कब जोड़ेंगे? जब सारे क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, तभी हम एन जोड़ेंगे। तो ये एल्केन रूट वर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे एल्कीन। इन कब जोड़ेंगे? जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के बीच कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तब हम इन जोड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन आइन कब जोड़ेंगे? जब कार्बन टू कार्बन क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल। इन सब के आपको जर्नल फॉर्मूले पता ही होगा। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n,
और एल्काइन का होता है CnH2n-2। जनरल फार्मूले भी हमें इन सबके पता होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास कार्बन 1 हो सकता है, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 8 तक ही ले लेते हैं, या चलो 8 के बाद भी, और C8। अगर मेरे पास एक कार्बन है, C1 कार्बन है कहीं पर भी, तो उसका जो रूट वर्ड होगा एल्क जो होगा उसे मैथ बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मैथ। और अगर 2 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे एथ, अगर 3 है तो उसे हम कहेंगे प्रोप, अगर हमारे पास 4 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूट, अगर 5 है तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंट, 6 है तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्स, 7 है तो इसे हम क्या कहेंगे, हेप्ट, और अगर 8 है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्ट। आगे अगर 9 हो जाए तो नॉन, 10 हो जाए डेक, 11 हो जाए अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर हम रूट वर्ड के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, एन, एन तभी जोड़ेंगे जब हमारे पास सारे के सारे संरचना में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे हमने कहा मेरे पास मैथेन है, मैथेन है, मैथ मतलब हमारे पास एक कार्बन होगा। अगर मैं बात करूं, अब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन 4 डंडों से जुड़ा होता है। कार्बन कितने डंडों से जुड़ा होता है, 4 से। तो ऐसा माने कार्बन 4 डंडों से जुड़ा हुआ है। अगर ये चारों सिंगल हो जाए, अगर ये चारों क्या हो जाए, सिंगल हो जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। अगर मेरे पास कार्बन में एक डबल हो जाए और 2 सिंगल हो जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इन। और अगर मेरे पास कार्बन में एक ट्रिपल और एक सिंगल हो जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आइन। याद रखने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड में इन तभी जोड़ते हैं जब कार्बन टू कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड में इन आइन तभी जोड़ते हैं जब कार्बन टू कार्बन। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास अभी मैथेन का फॉर्मूला बनाना था। मैथ मतलब एक कार्बन और एन जोड़ रखा है, इसका मतलब क्या होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप इसकी वैलेंसी को किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। मैथेन का फॉर्मूला क्या निकल का आएगा, CH4। CH4। सपोज दैट मुझे इसी का ही अगर नाम लिखना था तो किसका नाम क्या होगा। अब चूंकि एक कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन को हम रूट वर्ड बोलते हैं मैथ। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसी के अंदर मैं क्या जोड़ दूंगा, एन जोड़ दूंगा। तो इसका नाम क्या होगा, मैथेन। तो फार्मूले से नाम और नाम से फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे और आगे चलते हैं, अब एथेन हम बात करते हैं, एथेन का। अब मुझे एथेन का फॉर्मूला चाहिए। अब एथेन मतलब एथ है तो 2 कार्बन होंगे। अब दोनों कार्बन को मुझे सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एन जुड़ा हुआ है। एन कब जुड़ता है, जब सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड, सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो आगे चलते हैं। अब कार्बन तो 4 डंडों जुड़ता है, ये वाला कार्बन फिलहाल कितने डंडों जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसे 3 और चाहिए। ये वाला भी कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसे भी 3 और चाहिए। सारे सिंगल होने चाहिए तभी तो एन जोड़ेंगे हम इसके अंदर। तो इन सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। क्या मतलब इनका, हाइड्रोजन। तो बताओ एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। फॉर्मूला क्या निकल गया हमारे पास, C2H6। अब इसी का अगर मैं नाम लिखूं, मेरे पास ये है, मुझे नाम नहीं पता इसका, तो मुझे ये पता है ना कि 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, रूट वर्ड। और चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे इसके अंदर हम, एन। इसलिए इसका नाम क्या होगा, एथेन हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, हम एथेन हो जाएगा। यानी कि एथेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं और फॉर्मूले से हम नाम बता सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन मतलब हमारे पास क्या होगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और चूंकि एन जोड़ रखा है इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 3 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़े, क्योंकि प्रोप में क्या जोड़ रखा है आपने, एन जोड़ रखा है। अब ये कार्बन कितने डंडों जुड़ा हुआ है, अगर मैं कहूं कितने डैश लगे हुए हैं, 1, तो उसे भी 3 और चाहिए। इस कार्बन के लिए कितने डैश लग रहे हैं, 1 और 1 2, तो इसे कितने डैश चाहिए, 2। इस कार्बन को कितने चाहिए, चूंकि 1 लगा हुआ है तो इसे 3। डैश मतलब हाइड्रोजन, तो आप इसे 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए।
यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगा दीजिए 2, यहाँ पर कितने लगा दीजिए 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH3। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इसका नाम बताइए क्या लिखेंगे हम। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे एन। नाम क्या होगा इसका प्रोपेन। तो यानी कि हम फार्मूले से नाम और नाम से फार्मूला बना सकते हैं। इसके अंदर कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 3 8। 8 का हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन जुड़ा हुआ है इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे चेक करो, इसमें एक डंडा है, लगने कितने अभी 3 और इसमें भी कितने लगने हैं 2 और ये भी 2 से जुड़ा हुआ है तो इसे भी कितने चाहिए 2 और इसे कितने चाहिए 3। इसका मतलब आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और ऐसे ही आप यहाँ पर भी लगाओगे। इसका नाम लिखो, 4 कार्बन है, 4 को मैं ब्यूट बोलूँगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दोगे एन, तो नाम क्या होगा इसका ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर आप चेक करो तो C4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन है और हमारे पास कार्बन कितने हैं 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात। तो आगे चलते हैं हम, यानी कि हम फॉर्मूले से नाम और नाम से फॉर्मूला बता सकते हैं। अब जैसे पेंटेन का मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है तो मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर हमारे पास किसके ऑर्डर में चल रहा है, कार्बन 1 है, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। हाइड्रोजन किस ऑर्डर में चल रहा है, 2 के बाद 6, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 के बाद 5 आने वाला है और हाइड्रोजन में कितना आएगा 12। यानी कि हमारे पास पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा C5H12। सिमिलरली अगर मैं हेक्सेन की बात करूँगा तो हेक्सेन की अगर बात करें तो C6 होगा और हाइड्रोजन कितने होंगे 14। अगर हम हेप्टेन की बात करें तो हेप्टेन के अंदर हमारे पास 7 होगा और हाइड्रोजन कितने होंगे 16। ऑक्टेन की अगर हम बात करें तो ऑक्टेन में हमारे पास कार्बन तो 8 होंगे लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे 18। इसी प्रकार से हम इनको ऐसे ही करके चेक कर सकते हैं, इनका नाम भी और इनके फॉर्मूले भी। कभी कभी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हम इन फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं या सारे डबल बॉन्ड हैं या क्या है। तो वो चीज़ हम अनसैचुरेशन के बारे में एक फॉर्मूला देंगे, उससे आप बता सकते हो कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि अगर ये फॉर्मूला दे दिया गया तो हमें कैसे पता चले कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो वो एक फॉर्मूला है, वो इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। तो अभी फिलहाल इसे समझें आप। एल्कीन, अब इन मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में आएगा तभी हम इन जोड़ेंगे। तो डबल बॉन्ड मतलब के लिए अगर डबल बॉन्ड हम है और हम अगर इन जोड़ना है तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए, जो कि मैथ में कितने कार्बन होते हैं 1। तो 1 कार्बन का ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। कभी कभी छोटे एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि बताओ एल्कीन का पहला सदस्य कितने कार्बन का होता है। एल्कीन का पहला सदस्य कितने कार्बन का होता है, या एल्केन का पहला सदस्य कितने कार्बन का होता है। तो एल्केन का पहला सदस्य तो 1 कार्बन का होता है जिसका नाम मेथेन है, लेकिन एल्कीन का पहला सदस्य कितने कार्बन का होगा 2 कार्बन का। अब अगर मैं बात करूं 2 कार्बन की तो बात करेंगे हम एथ के साथ क्या जोड़ेंगे इन। एथ के साथ हम क्या जोड़ेंगे इन, एथीन होगा। तो बात करते हैं एथीन की, तो चलिए देखते हैं इसको भी। एथ मतलब हमारे पास 2 कार्बन होंगे और चूंकि हमारे पास इन जुड़ा हुआ है तो इन कार्बनों के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। अब देखो इस कार्बन के बीच में कितने डंडो जुड़ गया कार्बन 2 से, तो 2 और चाहिए से। ये भी कितने जुड़ गया 2 से, तो 2 और चाहिए। 2 डंडों का मतलब 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 डैश 2 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या निकल गया एथीन का, इसका नाम क्या होगा एथीन। इसका नाम क्या होगा एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ोगे ई, तो नाम क्या बना एथिलीन। इसका वेरी फेमस नेम है एथिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एथिलीन। ये एथिलीन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है।
कि हमारे पास एथीन का जो नेम होता है, वेरी फेमस नेम जिसे हम साधारण नाम बोलते हैं, वो क्या होता है? एथिलीन होता है। फॉर्मूला क्या निकल का है? C2H4। फॉर्मूला क्या निकल का आएगा हमारे पास? C2H4। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोप मतलब 3 कार्बन और डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ेंगे? इन। प्रोपीन की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्डेड, कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर मैंने इन जोड़ रखा है तो इसमें डबल बॉन्ड भी होगा। तो डबल बॉन्ड चाहे आप यहाँ लगा लीजिए चाहे आप यहाँ लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। सपोज दैट आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं तो ये वाला कार्बन कितने डंडे जुड़ गया? 2 से। ये वाला कितने जुड़ा हुआ है? 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए से एक वैलेंसी खाली है। ये कार्बन कितने डंडों जुड़ा हुआ है? 1 से, तो इसकी कितनी खाली है? 3 खाली है। डंडों का मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3, ये CH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 हो जाएगा। नाम क्या लिखेंगे हम इसका? 3 कार्बन है तो प्रोप होगा। अब चूंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड में हम क्या जोड़ते हैं? इन। तो नाम क्या होगा इसका? प्रोपीन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन, राइट। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या आया? C3 3 4 और 2 6 H6। नाम क्या आया? C3H6, इसका ये नाम है C3H6 प्रोपीन। इसी प्रकार से हम अगर बात करें ब्यूटीन की, ब्यूटीन, तो अगर हम ब्यूटीन की बात करेंगे तो वही ब्यूट मतलब 4 कार्बन। इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 4। चारों को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए। अब इन जोड़ रखा है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड अलग अलग क्राइटेरिया पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। अगर मैं इसको फिर से यहाँ ले आऊँ तो ये पहली वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये पहली वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो चले हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, संयोजकता पूरी करते हैं। अब ये कार्बन कितने डंडों जुड़ा हुआ है? 2 से, तो इसे 2 चाहिए। ये कितने जुड़ा हुआ है? 3 से, तो इसे 1 चाहिए। ये कितने जुड़ा हुआ है? 2 से, 1 और 1 2, तो इसे 2 चाहिए। ये कितने जुड़ा हुआ है? 1 से, तो इसे कितनी चाहिए? 3 चाहिए। डंडों का मतलब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन से है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब हम इन जोड़ते हैं डबल बॉन्ड की वजह से, तो हमें डबल बॉन्ड को बताना पड़ता है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे या दूसरे कार्बन पे। अगर इसमें पहला कार्बन कहूँगा तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब चूंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन जोड़ेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड बताना है हमें कि कौन से कार्बन पे। अब ये पहले कार्बन पे ही है, पहले कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड, इसलिए मैं से बोलूँगा ब्यूट 1 इन, या 1 को हम शो नहीं करते, बताते नहीं, बस डायरेक्ट आप लिख सकते हो ब्यूटीन। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? ब्यूटीन, या तो ब्यूट 1 इन या फिर आप क्या लिख सकते हो? ब्यूटीन। लेकिन मैं इसकी बात करूं तो बताओ, इसके अंदर हमारे पास 3 संयोजकता खाली है। इसकी कितनी है? 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 3, तो इसे 1 चाहिए। इसकी कितनी है? 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 3, इसे भी 1 चाहिए। और इसे कितनी चाहिए? 3 चाहिए। संयोजकता मतलब हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, इन सबको हाइड्रोजन लगा दीजिए। कितने कार्बन हो इसके अंदर? 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब चूंकि डबल बॉन्ड, अगर मैं इसको पहला कार्बन कहूँ तो इसे दूसरा कहूँगा, या मैं इधर से भी आप नंबरिंग करो तो पहला और दूसरा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं आप। तो बताइए 4 कार्बन है तो ब्यूट हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? दूसरे पे, तो इन ना जोड़कर आप क्या जोड़ेंगे? 2 इन, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। और फॉर्मली तौर पे हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। फॉर्मली ये तो बिल्कुल एक्यूरेट नाम है, ये एक्यूरेट नाम नहीं है, लेकिन फॉर्मली तौर पे हम लिख सकते हैं इसको, नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। ये बात समझ में आई? तो बताओ फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। इसमें भी अगर मैं काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला तो हमारे पास क्या रहेगा? ब्यूटेन का फॉर्मूला तो क्या रहेगा हमारे पास? C4H8, C4H8। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं पेंटीन का फॉर्मूला, 2 3 4, ऑर्डर किस में चल रहा है? 4 6 8, तो अब कौन आएगा? 5, और हाइड्रोजन कितना आएंगे? 10।
इसी प्रकार से आप बता सकते हो हेक्सीन का फॉर्मूला, कार्बन 6 होगा और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। इसी प्रकार से आप बता सकते हो हेप्टीन का फॉर्मूला, कार्बन कितने होंगे 7 और हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास 14। और बता सकते हो ऑक्टीन का फॉर्मूला, कार्बन कितने होंगे हमारे पास 8 और हाइड्रोजन कितने होंगे 16। मैंने फिर से कहा आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है और कौन से में डबल बॉन्ड है। अगर हमसे कोई पूछने लगे बताओ C4H8 बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, अब सारे फॉर्मूले थोड़े याद करेंगे हम, ऐसे तो बता सकते हैं हम नाम कि इसके अंदर अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम एन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन जोड़ देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन जोड़ देंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम आगे चलते हैं एल्काइन। एल्काइन में मैंने आपसे बताया था कि एल्काइन के अंदर भी हम क्या करते हैं, कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास मैथ मतलब एक कार्बन का एल्काइन पॉसिबल नहीं है। तो आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि बताओ एक इस एल्काइन का पहला सदस्य कितने कार्बन का होगा, तो यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। खैर आगे चलते हैं, बात करते हैं एथाइन की। एथाइन, एथ मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इसके अंदर क्या होंगे ट्रिपल। तो चलो एथ मतलब हमारे पास 2 कार्बन, आइन जोड़ रखा है तो इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड कनेक्ट कर दीजिए। कितनी संयोजकता खाली है इसकी, 3 से जुड़ा हुआ है, 1 खाली है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ भी 3 से जुड़ा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन 1 खाली है तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या है एथाइन का C2H2। इससे 2 कार्बन है तो हम इसे कहेंगे एथ, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हम क्या जोड़ेंगे आइन। क्या नाम होगा इसका एथाइन। फेमस नेम, कॉमन नेम जो होता है इसे हम बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन जिसका उपयोग हम जानते हैं गैस वेल्डिंग के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ यूज करते हैं, एसिटिलीन का गैस वेल्डिंग के रूप में। एसिटिलीन फॉर्मूला क्या निकल गया एसिटिलीन का C2H2। C2H2। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें प्रोपाइन का, प्रोपाइन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, आइन लगा रखा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अब इसकी संयोजकता को पूरी कर दें। आप देखिए इसके अंदर 3 संयोजकता है तो 1 खाली है, 1 चाहिए। इस कार्बन की बात करूंगा तो 3 है, यहाँ पर 1 ये हो गई तो टोटल 4 हो गई, इसे कोई भी संयोजकता खाली नहीं है। इसकी अगर बात करें तो ये 1 डंडे से जुड़ा हुआ है तो इसे 3 चाहिए। बैलेंस भी पूरी करें, इसे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इसे और 1 हाइड्रोजन इसे। टोटल फॉर्मूला क्या है, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ देंगे आइन, तो क्या हुआ इसका प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा C3H4। C3H4 इसे हम बोलते हैं प्रोपाइन, C3H4। ऐसे हम ऑर्डर में चलेंगे, 2 के बाद 3 आया, 2 के बाद 4 आया। तो अब ब्यूटाइन का फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद कितना आएगा 6। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे पेंटाइन की तो पेंटाइन में 4 के बाद 5 और 6 के बाद 8। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हेक्साइन की तो हेक्साइन में भी हमारे पास 6 होगा और 8 के बाद कितना होगा 10। हेक्साइन के बाद अगर हम बात करें हेप्टाइन की तो 7 और 12, और बात करें अगर ऑक्टाइन की तो क्या होगा 8 और 14। 8 और 14। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा, या इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कैसे पता चलेगा। इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इनके अंदर डबल बॉन्ड है और इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो इसकी डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए।